हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं इन सी प्रोग्रामिंग। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप सभी लोग फैमिलियर होंगे। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में इक्वेशन को लिखते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितनी रहती है, 2। ओके, तो आप सभी को पता भी होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के दो तरीके रहते हैं, एक जहाँ पर हम मिडिल वैल्यू को स्प्लिट करके x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, दूसरा जहाँ हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है और उस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करके डायरेक्ट x की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि सी प्रोग्रामिंग की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो दूसरा मेथड जिसमें हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ करेंगे। उस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखें किस तरीके से। तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास कोफिशिएंट ए, कोफिशिएंट बी और कोफिशिएंट सी की वैल्यू है हमारे पास, तो हम उसे डायरेक्ट एक फॉर्मूले में रख सकते हैं, जहाँ पर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, या फिर सेम यही वैल्यू बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो सॉल्यूशन होते हैं जो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में भी हम यही करेंगे। हम एक सी का प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पर यूज़र से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इनपुट में लेंगे। लेकिन अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनपुट में कैसे लें, तो हम यूज़र से कोफिशिएंट ए, कोफिशिएंट बी और कोफिशिएंट सी की वैल्यू इनपुट करवा लेंगे और फिर उसे रख देंगे इस फॉर्मूले में, और फिर इस फॉर्मूले को सॉल्व करके हमारा प्रोग्राम क्या कर देगा, हमें आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। तो ये काम किस तरीके से कर सकते हैं देखते हैं। तो चलते हैं अपने कंपाइलर के पास और देखते हैं ये पूरा काम किस तरीके से किया जा सकता है। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो हमने ओपन कर लिया है हमारा IDE VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ पर हम लोग उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे जहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक नई फाइल हम ऐड कर लेते हैं। तो इस फाइल का नाम हम रख देते हैं वीडियो 16, क्योंकि ये वीडियो नंबर 16 है हमारा, और इसका एक्सटेंशन हमने दे दिया .c। तो ये फाइल हमारी क्रिएट हो गई सी के एक्सटेंशन के साथ। अब यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम टाइप करते हैं। मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ ताकि दिखने में आपके लिए आसानी हो। ओके, तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इसका मतलब अभी तक हम लोगों ने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। हमने डिस्कस किया था कि जब हम फंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली हमें समझ में आएगा ये वॉइड मेन का मतलब क्या है। तो तब तक के लिए हमने ये मान के चला था कि हम जो भी काम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं वो काम हम किसके अंदर लिख देते हैं, इस मेन फंक्शन के अंदर लिख देते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले यूज़र से पूछता हूँ कि भाई वो कोफिशिएंट की वैल्यू दे दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट की वैल्यू दे दो, वो ए, बी और सी की वैल्यूज़ पास कर दो, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ जब भी मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आए तो सबसे पहले यूज़र से पूछे कि भाई कोफिशिएंट ए, कोफिशिएंट बी और कोफिशिएंट सी की वैल्यू क्या है। तो चलिए आज का ये प्रोग्राम हम थोड़ा सा फन वे में बनाते हैं और हम एक जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे बनाया जा सकता है। तो देखें, मैंने यहाँ पर लिखा printf। मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आए एक मैसेज डिस्प्ले हो। तो मान लो कि ये अलादीन का चिराग है और इसका काम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरा जिन मेरे से पूछे, जो हुक्म मेरे आका, जो हटा देते हैं, हुक्म से चालू करते हैं, हुक्म मेरे आका, आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएं, मैं उसे अभी सॉल्व
कर देता हूँ। तो कुछ भी मैंने फन वे में लिख दिया है। तो हमने डिस्कस किया था प्रिंट एफ स्टेटमेंट में हम जो भी लिख देते हैं वो चीज़ एज इट इज प्रिंट हो जाती है, कहाँ पर, आउटपुट स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाएगा, हुक्म मेरे आका आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएं, मैं उसे अभी सॉल्व कर देता हूँ। ओके, तो ये मैसेज पढ़ने के बाद मैं चाहता हूँ एक और मैसेज डिस्प्ले हो, प्रिंट एफ, जिसमें लिखा हो सबसे पहले कोफिशिएंट ए की वैल्यू बताएं। और मैं चाहता हूं कि जब ये मैसेज प्रिंट हो तो कर्सर न्यू लाइन से स्टार्ट हो। तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, बैकस्लैश n। तो हमने स्टार्टिंग वीडियोस में ये डिस्कस किया था जब हम लोग प्रिंट एफ स्टेटमेंट पढ़ रहे थे कि अगर मैं चाहता हूँ कि कोई लाइन न्यू लाइन से स्टार्ट हो तो वहाँ पर हम कौन सी कमांड देते हैं, बैकस्लैश n। बैकस्लैश n क्या करेगा, कर्सर को न्यू लाइन पे ले आएगा और उसके बाद ये सारी चीज़ें क्या करेगा, एक न्यू लाइन पर प्रिंट करेगा। ओके, तो ये मैसेज प्रिंट करने के बाद मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यूज़र ए की वैल्यू क्या करे, एंटर करे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कमेंट बना रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो ए की वैल्यू में यूज़र से इनपुट लूँगा, बी की वैल्यू में यूज़र से इनपुट लूँगा और सी की वैल्यू में यूज़र से इनपुट लूँगा। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ये मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसे क्या बनाया हुआ है, कमेंट। तो कमेंट क्या होता है हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये सिर्फ मुझे दिखेगा लेकिन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैंने यूज़र से ए की वैल्यू डिमांड करी। अब मैं चाहूँगा कि यूज़र से जो भी वैल्यू मिले वो मैं मेमोरी के अंदर स्टोर कर दूं, लेकिन मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए पहले मेरे को मेमोरी क्रिएट भी तो करनी पड़ेगी। तो लेट्स से यहाँ पर एक मेमोरी क्रिएट कराते हैं, इंट ए। इसी तरह से दो और मेमोरी क्रिएट करा ली क्योंकि आगे चलकर मुझे बी और सी की भी वैल्यू लेनी होगी। तो लेट्स से मैंने इंटीजर टाइप की कराई है, आप इसे रियल टाइप की या किसी भी तरह की करा सकते हो, जिस भी तरह की वैल्यू आप लेना चाहते हो। तो अब मैंने यहाँ पर लिखा स्कैनएफ। स्कैनएफ क्या करेगा, यूज़र से इनपुट लेगा। कितने इनपुट लेगा, मुझे फ़िलहाल ए की वैल्यू इनपुट चाहिए, ए की वैल्यू। तो मैंने एक बार %d लिख दिया और बोला कि यूज़र से जो भी वैल्यू मिले वो कहाँ पर ले जाकर स्टोर कर दो, ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। तो वो यहाँ पर इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब मैं चाहता हूँ वापस से एक लाइन प्रिंट हो। मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। अब लिखा हो बैकस्लैश n, यानी कर्सर न्यू लाइन पर आए और फिर लिखा हो नेक्स्ट बी कोफिशिएंट की वैल्यू या कोफिशिएंट बी की वैल्यू बताएं। मैं यहाँ हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि प्रिंटएफ में हम जो कुछ भी लिख देंगे वो चीज़ एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश के प्रॉपर सेंटेंस लिखें, आप जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे लिख दें, वो चीज़ एज इट इज क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट कोफिशिएंट बी की वैल्यू बताएं और यूज़र से इस बार जो भी वैल्यू मिलेगी वो मैं कहाँ पर स्टोर कर दूँ, बी नाम के वेरिएबल पर स्टोर कर दूँ। अगेन मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो कंट्रोल C कंट्रोल V। नेक्स्ट कोफिशिएंट C की वैल्यू बताएं और फिर जो भी यूज़र से इंटीजर वैल्यू मिलेगी उसे ले जाकर कहाँ स्टोर कर दे, C नाम के वेरिएबल में। अब यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला पुट करते हैं। तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, फॉर्मूला क्या है, पहले हम -b कैलकुलेट करेंगे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a कैलकुलेट करेंगे। अब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये करना तो हमें आता है, ये स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करें वो समझना होगा। तो देखते हैं ये काम कैसे कर सकते हैं।
तो यहाँ देखें, मैंने लिखा, अच्छा जो इसके सॉल्यूशन आएंगे, इस सॉल्यूशन को भी तो मुझे स्टोर करना होगा। तो लेट्स से मैं इसके लिए रियल टाइप की मेमोरी क्रिएट कर लेता हूँ, फ्लोट। और मुझे पता है कि इसके मुझे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो मैंने x1 और x2 नाम की 2 मेमोरीज को क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ ध्यान से समझें कि जब भी मैं ये फॉर्मूले को सॉल्व करूँगा, जहाँ पर डिवीज़न हो रहा है, स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो मुझे मालूम है कि मेरा आंसर किस तरह से आ सकता है, रियल नंबर आ सकता है। क्योंकि अगर ये पूरी वैल्यू इंटीजर भी है तो भी इंटीजर का ऑपरेशन, आई मीन डिवीज़न अगर मैं इंटीजर के साथ करूँगा तो मेरी मैथमेटिक्स ये कहती है कि आंसर मुझे कैसा मिल सकता है, रियल नंबर मिल सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर x1 और x2 को किस तरह की मेमोरी लिया है, रियल टाइप की, फ्लोट टाइप की मेमोरी ली है। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम कैलकुलेट कराते हैं। तो मैं चाहता हूँ x1 की वैल्यू कितनी हो जाए, सबसे पहले b की वैल्यू जो कितनी हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो b की वैल्यू माइनस हो जाए, देन प्लस करो बी स्क्वायर से। अब बी स्क्वायर कैसे लिखें, तो बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी इंटू बी। बी स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उस पर मैं अभी आऊँगा। तो फिलहाल अभी बहुत सिंपल वे में चलते हैं। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बी इंटू बी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कुछ इस तरह से। लेकिन ध्यान दें, अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो ये एरर दे देगा। मैथमेटिक्स में तो आप लिख सकते हो 4ac, लेकिन यहाँ पर 4ac लिखोगे तो वो इसको एक ही टर्म मानेगा और उसे इस तरह का कोई टर्म समझ में नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा, एरर दे देगा। तो मुझे यहाँ लिखना होगा 4 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो a से, मल्टीप्लाई करो c से, और जो वैल्यू मिलती है उसको कैलकुलेट करो। तो b माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो डिवाइड कैसे करते हैं, डिवीजन 2 इंटू ए। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है। तो ये क्या करेगा, 4ac कैलकुलेट करेगा और उसको डिवाइड कर देगा 2 से। लेकिन क्या मुझे 2 से डिवाइड करना था, नहीं, मुझे इस पूरी वैल्यू को इस पूरी वैल्यू से डिवाइड करना था। तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर मैंने सिर्फ 2a लिख दिया तो वो c की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देगा, जबकि मैं c की वैल्यू को नहीं, इस पूरी वैल्यू को क्या करना चाहता हूँ, 2a से डिवाइड करना चाहता हूँ। तो हमें ब्रैकेट्स का रोल प्रॉपर तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो अभी क्या कैलकुलेट किया, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन ये बी स्क्वायर माइनस 4ac तो स्क्वायर रूट में था। अब हमने तो ऐसा कोई ऑपरेटर पढ़ा ही नहीं है जो क्या कर सके, स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सके। तो घबराए नहीं, इसके लिए हमारे पास हेडर फाइल्स हैं और वहाँ पर स्क्वायर रूट के लिए पहले से बने बनाए फंक्शंस हैं। और जो फंक्शन स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ SQRT। तो SQRT एक फंक्शन है जिसका काम है किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना। तो जो भी SQRT के ब्रैकेट में मैं लिखूंगा, तो मैंने SQRT के ब्रैकेट में क्या लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो कुछ भी मैं लिखूंगा उस पूरी चीज़ का वो क्या निकाल देगा, ये ब्रैकेट में लिखा है SQRT के। अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर देखें, जब भी मुझे स्क्वायर रूट निकालना होगा मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा SQRT। थोड़ा सा इसका मैं साइज बड़ा कर देता हूँ, लेट्स से 16। ओके, तो SQRT फंक्शन यूज़ करूँगा और उसके ब्रैकेट में जो कुछ भी लिख दूंगा उस चीज़ का वो क्या कैलकुलेट कर देगा, स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देगा। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा SQRT 25, तो ये 25 का क्या कैलकुलेट कर देगा, स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देगा। ओके, तो ये SQRT का क्या कैलकुलेट कर देगा, सॉरी 25 का क्या कैलकुलेट कर देगा, स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देगा। अगर मैंने लिखा SQRT A, तो A वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी ये उस A वेरिएबल की वैल्यू का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देगा।
अगर मैंने लिखा a इंटू बी, तो सबसे पहले ये a इंटू बी को सॉल्व करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसका क्या कैलकुलेट कर देगा, स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देगा। और रिजल्ट में हमेशा हमें रियल वैल्यू ही क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। डबल के फॉर्म में हमें वैल्यू क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो स्क्वायर रूट इनपुट में जो भी वैल्यू मिलेगी उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देगा SQRT, और रिजल्ट में हमें क्या दे देगा, डबल वैल्यू दे देगा। ओके, तो ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा किसका, अब इसके ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, b² माइनस 4ac। तो सबसे पहले ये b² माइनस 4ac कैलकुलेट करेगा और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा, उसको ऐड करेगा किसके साथ, माइनस b के साथ। फिर जो भी वैल्यू आएगी उसे होल डिवाइड करेगा 2a से, लेकिन पहले 2a को कैलकुलेट करेगा और उसके बाद होल की वैल्यू को 2a से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम भी यही चाहते थे। इसी तरह से x2 की वैल्यू निकालें, तो सेम यही वैल्यू लिख दूं मैं, यही इक्वेशन एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं। बस अंतर क्या होगा, यहां पर प्लस की जगह वो क्या कैलकुलेट करेगा, माइनस कैलकुलेट करेगा। अच्छा, ये b² निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो b इंटू बी निकालूं या b की पावर 2 निकाल दूं, तो वो भी तो b² होता है। अगर मुझे पावर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए भी मेरे पास एक फंक्शन है POW। POW पावर कैलकुलेट करने के काम आता है, जो इनपुट में दो वैल्यूज लेता है, पहली वैल्यू कॉमा दूसरी वैल्यू। तो इसका मतलब हो गया ये क्या कर देगा, a² निकाल देगा। तो जो भी पहली वैल्यू है उसे बेस में रखेगा और दूसरी वैल्यू का क्या निकालेगा, पावर निकालेगा। तो a² हो गया। अगर मैंने यहाँ पर a की वैल्यू a,4 लिख दिया तो a की पावर 4 निकाल देगा। तो इसी तरह से अगर मैं b² निकालना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर किसका भी यूज कर सकता हूं, POW का यूज कर सकता हूं। और इसके ब्रैकेट में मैंने दो वैल्यू पास कर दी, b,2, तो ये क्या कर देगा, b² निकाल देगा। तो दो तरीके थे, एक तो b इंटू बी लिख सकते हो सिंपल, तो यहाँ तो b इंटू बी लिख सकते हो। लेकिन मान लो कोई ऐसा फॉर्मूला होता जहाँ पर आपको b की वैल्यू 100 या 20 या कुछ इस तरह की वैल्यू निकालनी होती, तो फिर क्या करते, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते थे, POW फंक्शन का यूज़ कर सकते थे। इसलिए मैंने दोनों तरीके से यहाँ करके आपको बता दिया है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसने सॉल्व किया होगा और एक रिजल्ट किसके अंदर डाल दिया होगा, x1 के अंदर, और दूसरा रिजल्ट किसके अंदर डाल दिया होगा, x2 के अंदर। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जिन क्या करे, इस वैल्यू को डिस्प्ले कर दे। तो मैंने यहां लिखा printf कर्सर न्यू लाइन पे लाए और उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करे, मेरे आका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यूज हैं, और उसके बाद इस लाइन को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। चाहूँ तो इसी को कंटिन्यू भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी बेहतर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ लिखा \n, एक न्यू लाइन पर दे, पहली वैल्यू है, पहली x की वैल्यू है, या लिखें x की पहली वैल्यू है, जो भी आप जैसा भी लिखना चाहें। x की पहली वैल्यू है एक रियल नंबर यानी %f, जो कहाँ से आएगी, x1 से आएगी। तो x1 से पहली वैल्यू उठाए और डिस्प्ले कर दे। इसी के साथ फिर से प्रिंट करें x की दूसरी वैल्यू है % यहाँ पर एक रियल वैल्यू प्रिंट करे और ये दूसरी वैल्यू वो कहाँ से उठाएगा, x2 में से उठाएगा। ओके, तो बस मैं इतना ही काम करवाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। एंड में मैं लिख रहा हूँ get ch, ताकि जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूँ तो मेरी स्क्रीन
जब तक मैं कोई कैरेक्टर पास ना करूं वो होल्ड पे रखे। तो जब तक मैं कैरेक्टर पास नहीं करूंगा उसे कैरेक्टर नहीं मिलेगा, और जब तक कैरेक्टर नहीं मिलेगा वो मुझे आउटपुट में मेरा आउटपुट डिस्प्ले करता रहेगा। ओके, तो ये मेरा प्रोग्राम तैयार है। अब हम इसको रन करते हैं। रन कैसे करेंगे? ओके, तो मैं यहाँ पर इसे सबसे पहले सेव कर रहा हूँ। मैंने कंट्रोल एस दबाया, मैंने इसको सेव किया। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ GCC। इस प्रोग्राम का नाम क्या है? VIDEO वीडियो 16.c। तो उसने इसको कंपाइल किया और उसमें कुछ एरर दी हैं, एरर हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर दो फंक्शन यूज़ करे, SQRT और POW, लेकिन ये फंक्शन हमने बनाए हैं क्या? नहीं, ना तो SQRT फंक्शन हमने बनाया है, ना POW फंक्शन हमने बनाया है। जब ये फंक्शन हमने नहीं बनाए तो ये उसे एग्जीक्यूट कैसे करेगा? आई मीन इसकी डेफिनेशन कहाँ से आएगी? तो इसकी डेफिनेशन उसे कहाँ से मिलेगी? math.h एक हेडर फाइल है उसके अंदर से। तो हमें math.h हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में क्या करना होगा? इंक्लूड करना होगा। और दूसरा, हमने std आई मीन printf और scanf फंक्शन भी यूज़ किया हुआ है। तो printf और scanf फंक्शन हमें कहाँ से मिलते हैं? stdio.h के अंदर से, और getch भी यूज़ किया हुआ है जो हमें कहाँ से मिलता है? conio.h से। तो हमने ये कोई भी हेडर फाइल को क्या नहीं करा, अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं किया। तो सबसे पहले तो इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लें। तो मेरा printf और scanf फंक्शन प्रॉपर वर्क कर सके उसके लिए मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं इंक्लूड कर रहा हूँ stdio.h को, मैं इंक्लूड कर रहा हूँ conio.h को, ताकि मुझे getch की डेफिनेशन मिल सके इसके अंदर से। और POW और SQRT ये दोनों बने बनाए फंक्शन हैं जो किसके अंदर डिफाइन है? math.h के अंदर। तो सिर्फ यही दो नहीं, ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसके डायरेक्ट ऑपरेटर हमारे पास सी में अवेलेबल नहीं है, वो सब पहले से बने बनाए हैं किसके अंदर? math.h हेडर फाइल के अंदर। आप गूगल में सर्च कर सकते हो math.h हेडर फाइल फंक्शंस, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से फंक्शंस उसके अंदर डिफाइन है। तो अगर आपको पावर कैलकुलेट करना है, क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, साइन कोसाइन टेंजेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या कोई और इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, फ्लोर वैल्यू निकालनी है, या और कुछ इस तरह की वैल्यू निकालनी है, तो वो सब आपको बनी बनाई डेफिनेशंस मिल जाएंगी किसके अंदर? math.h हेडर फाइल के अंदर। तो मैं यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ math.h हेडर फाइल, जिसमें से मुझे किसकी डेफिनेशन मिलेगी? पावर और आई मीन POW पावर की, और SQRT स्क्वायर रूट की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो इसको मैं अगेन सेव कर रहा हूँ और फिर से इसको कंपाइल कर रहा हूँ। तो देखें, इस बार ये प्रोग्राम प्रॉपर कंपाइल हो गया है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। तो अब हम इसको रन करते हैं। इसको रन कैसे करेंगे? मैं लिखूँगा इसने इसे कंपाइल करने के बाद इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन सी बना दी है? a.exe। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ a.exe, और जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया उसने मेरा मैसेज प्रिंट कर दिया। तो मेरे जिनी ने एक मैसेज प्रिंट किया, हुकुम मेरे आका, आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएं, मैं उसे अभी सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले कोफिशिएंट a की वैल्यू बताएं। और क्योंकि हमने यहाँ पर इस लाइन को प्रिंट करने के बाद दूसरे printf में बैकस्लैश n लगाया था, इसीलिए आप यहाँ नीचे देख सकते हैं सबसे पहले कोफिशिएंट a की वैल्यू बताएं। ये एक न्यू लाइन पर आया, ना कि इसी लाइन के साथ आया। तो सबसे पहले मैं पहले कोफिशिएंट की वैल्यू बताता हूँ। तो मैंने पहले कोफिशिएंट की वैल्यू बता दी 2, एंटर की प्रेस करी, तो उसने फिर कर्सर को न्यू लाइन पे लेकर आया और फिर उसने एक मैसेज प्रिंट करा, नेक्स्ट कोफिशिएंट b की वैल्यू बताएं। तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट कोफिशिएंट b की वैल्यू बताई
या b की वैल्यू मैं थोड़ी सी बड़ी देता हूँ, उसका एक रीज़न है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ दे दी 20। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट c की वैल्यू बताएं, तो मैंने c की वैल्यू दे दी 1, कुछ भी दे दी मैंने। तो उसने इसे सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद उसने मैसेज प्रिंट किया, मेरे यहाँ का इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यू हैं। x की पहली वैल्यू है -0.050253 और x की दूसरी वैल्यू है -9.949747। तो उसने हमें हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन बता दिए। तो एक फन वे में ही सही, हमने हमारा एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया जिसमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पास करूंगा, ये तुरंत उसका क्या निकाल कर दे देगा, मुझको सॉल्यूशन दे देगा। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ स्पेस ले रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर न्यू लाइन के बाद बोला कि एक स्पेस प्रोवाइड कर दी थी, तो वो यहाँ पर स्पेस ले रहा था। ये मैंने हटा दिया, तो अब वो क्या नहीं करेगा, स्पेस नहीं लेगा। तो मैं इसे वापस से कंट्रोल एस कर रहा हूँ। और अच्छा, एक चीज़ और, हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी हम कंपाइल करते हैं हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल किस फॉर्मेट में बन जाती है, a.exe के फॉर्मेट में बन जाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल बने उसका नाम हम a ही रखें। हम चाहें तो उसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं। अगर वो मुझे कुछ और नाम देना है तो किस तरह से दे सकते हैं, देखते हैं। ओके, तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ। अब मैं इसे वापस से कंपाइल कर रहा हूँ, gcc video 16.c। लेकिन मैं चाहता हूँ इस बार ये जो मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो किसी और नाम से बने। तो मैंने आगे लगाया स्पेस देकर -o, और जिस भी नाम से अब मैं अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना चाहता हूँ, लेट्स से मैं अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना चाहता हूँ MyGenie नाम से। तो मैंने यहाँ पर नाम क्या दे दिया, MyGenie। तो वो इस नाम से क्या कर देगा, मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल को तैयार कर देगा, अगर इसमें कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं है तो देखिए उसने MyGenie नाम से क्या कर दी, .exe फाइल तैयार कर दी। तो हर बार a.exe नाम की फाइल तैयार करें ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से भी नाम स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आपको अपने हिसाब से नाम स्पेसिफाई करना है तो आप कंपाइलर को कॉल करोगे, वो फाइल पास करोगे जिसको आप कंपाइल करना चाहते हो, -o लगाकर स्पेस देकर वो नाम लिख दीजिए जिस भी नाम से आप क्या करना चाहते हो, एग्जीक्यूटेबल फाइल तैयार करना चाहते हो। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम हमारे इस फोल्डर के पास चलते हैं जहाँ पर ये एग्जीक्यूटेबल फाइल तैयार हुई है और डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि अगर एज अ डेवलपर आप तो ये सॉफ्टवेयर एक बार बनाओगे और उसके बाद ये एग्जीक्यूटेबल फाइल अपने क्लाइंट के साथ क्या कर दोगे, शेयर कर दोगे, जो इस एप्लीकेशन को एक्चुअल में यूज़ करेगा तो उसे ये एप्लीकेशन किस तरह से दिख रही होगी वो देखते हैं। तो मैंने इसको माय कंप्यूटर में डी ड्राइव के अंदर C ट्यूटोरियल नाम से सेव किया है और ये देखिए MyGenie नाम की एग्जीक्यूटेबल फाइल आपको यहाँ दिख रही होगी। मैं इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रन किया, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो ये मैसेज प्रिंट हो गया, हुक्म मेरे आपका, आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएं, मैं उसे अभी सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले कोफिशिएंट a की वैल्यू बताएं। ओके, यहाँ पर मैंने a की वैल्यू बताई 2 और नेक्स्ट कोफिशिएंट b की वैल्यू बताएं। मैंने b की वैल्यू दे दी कुछ भी 26। फिर उसने बोला नेक्स्ट कोफिशिएंट c की वैल्यू बताएं। मैंने कोफिशिएंट c की वैल्यू दे दी 3 और उसने उसे सॉल्व करके यहाँ पर क्या दे दिया, रिजल्ट दे दिया। अच्छा, मैं हर बार कोफिशिएंट b की वैल्यू बड़ी रख रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आपको ये पता है कि अगर b² - 4ac का रिजल्ट नेगेटिव आया तो नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट हमेशा क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हैंडल करने के लिए अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर कोड नहीं लिखा है। अभी तो हम सिंपल लेवल की प्रोग्रामिंग डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर हम कोई भी हमारे पास फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को रखकर हम क्या कर पा रहे हैं, अपने रिजल्ट्स को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग को और कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे।
तो इसीलिए अभी मैं यहाँ पर b की वैल्यू बड़ी रख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने b की वैल्यू छोटी रखी तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कर देगा, डिस्प्ले करेगा। तो हम इसको एक बार देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने माई जीनी को वापस से ओपन किया। अब मैंने a की वैल्यू बड़ी रख दी 8, b की वैल्यू मैं छोटी रख देता हूँ 2, c की वैल्यू भी मैंने बड़ी रख दी 9। तो अब b स्क्वायर कितना बनेगा 4 माइनस ए सी। तो a इंटू सी यानी 8 इंटू 9 होगा, तो वो बड़ी वैल्यू बन जाएगी और बड़ी वैल्यू के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उसने एक एरर मैसेज के साथ, एरर मैसेज मतलब उसने अपने हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर को हैंडल करा और यहाँ पर क्या कर दिया, वैल्यू दे दिया, लेकिन ये हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं है। तो इसलिए उसने हमारे को रिजल्ट किस तरह से दिखा दिया, इस तरह से। तो हमें वैलिड वैल्यूज़ पास करनी होगी अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट सही आए। हाँ, अगर हमें आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर में चाहिए तो फिर हमें इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हैंडल करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ये प्रोग्राम किस तरीके से हमने बनाया है आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कहीं आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन वहाँ पर डिस्कस कर लूँगा। और अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया है तब भी आप कमेंट बॉक्स पे लिख कर दे सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम बेहतर तरीके से समझ में आया है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। हम कुछ और प्रोग्राम के साथ वहाँ पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन जाने से पहले अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपना लाइक ज़रूर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वीडियोस को देखने से पहले आप पुराने वीडियोस जहां पर हमने थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया था उसे ज़रूर देख लें। इस पूरे चैनल की लिंक और प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर जितने भी वीडियो इससे पहले मैंने अपलोड किए हैं उन सबको वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।